ऑडियंस, you're most welcome in our program The Heroes of the Society। मैं हूं आपका होस्ट नासिर खान और आज हमारे शो के खास मेहमान हैं सैयद रियाज, जो वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एज असिस्टेंट कलेक्टर पोस्टेड हैं। रियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नसीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी। और सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सैयद रियाज अहमद है। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में पास हुआ हूँ। आईएएस 2019 बैच। अभी फिलहाल मैं पोस्टेड हुआ एज असिस्टेंट कलेक्टर का मजिस्ट्रेट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड। मैंने अपना मास्टर्स किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से किया हूँ। और इसके पहले मैं एज अ आरएफओ महाराष्ट्र स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में काम कर चुका हूँ। जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने एक छोटे से गांव से निकल के और आईएएस तक का सफर तय किया। रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया आपने, तो मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं या स्ट्रगलिंग फेज में हैं, उनको आप बताएं कि आपने कैसे उन चैलेंजेस को डील किया। देखिए, यूपीएससी का सफर इतना इजी लगता है, उतना इजी था नहीं। मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मैंने मेरे फर्स्ट 2 वक्त पे प्रीलिम्स नहीं निकले थे। नासिक जैसे एक शहर से आके जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि यूपीएससी में पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। जैसे मैं कॉलेज में अपने एक लीडर था, स्टूडेंट लीडर था, मूवमेंट स्टूडेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो उस वक्त से लगता था कि एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। और उसके लिए यूपीएससी जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको काफी तरीके से आगे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है आपके लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। तो मैंने सोचा कि हम लोग यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं, तो इंफॉर्मेशन क्रंच था। फर्स्ट 2 प्रीलिम्स ही मेरी क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो उस वक्त पे बड़े क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं आपके एबिलिटी पे, कि आप कंसिस्टेंटली 2 अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं। उसके बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट में जो गलतियां मुझसे हुई थी, वो गलतियां मैंने वापस से उसको रियलाइज किया और उसको सुधारा। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसी साल मेरा मेंस क्लियर हुआ, बट मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। तो इसके आगे फोर्थ अटेम्प्ट में वापस से दिया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाया, बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो 4 अटेम्प्ट जाने के बाद में बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पापा भी 2016 में रिटायर हो चुके थे, तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आप पे कि आप अपने पेरेंट्स पे कितने दिनों तक डिपेंडेंट रहना चाहोगे। इसके बाद फिर मैंने एक स्टेट सर्विसेज की एग्जाम दी फॉरेस्ट की, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ और एज ए रेंजर सिलेक्ट हुआ। और फिर फिफ्थ अटेम्प्ट तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि फिफ्थ अटेम्प्ट वापस से दूं, क्योंकि 4 फेलियर मैंने देख चुका था सक्सेसिव। तो यही वहाँ पे मेरे फैमिली का रोल बड़ा अहम है। फैमिली ने वहाँ पे सपोर्ट किया और फिफ्थ अटेम्प्ट में दे पाया अच्छे तरीके से। जितनी गलतियां मैंने लास्ट टाइम पे की थी, वो सब कुछ ये करके सुधार करके नए से अच्छे से तैयारी की और फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं रिजल्ट सक्सेसफुल करके आया। जी, इसी क्रम में एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो इंडिया में बहुत सारे मैक्सिमम युवाओं के साथ ये है कि ऐसा यूथ, ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से नहीं हुई है और कॉलेज भी बहुत अच्छी जगह से नहीं किया है, साथ में मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं बड़े एग्जाम जैसे आईएएस, पीसीएस, नीट, आईआईटी, कैट मैट, ये सारे एग्जाम से वो बचते हैं और बीच में ही वो प्रयास करना छोड़ देते हैं कि हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो ये एग्जाम हम नहीं कर सकते। आपके साथ भी हुआ, आपके भी मैटर में ट्वेल्थ में आपको फेस करना पड़ा, ट्वेल्थ में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आईएएस तक का सफर तय किया। तो वो कौन सा ऐसा मोटिवेशन था या क्या ऐसी चीज थी जिसने आपके अंदर वो जुनून बरकरार रखा और आप आईएएस बने? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा कंसिस्टेंटली, ना कि फाइनेंशियली बट साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट दिया, जो कि आज के मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स में मिसिंग है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। स्टूडेंट्स को कंपटीशन में भी 1% कम आता है तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन के अलावा जगह पे अगर हम लोग उनको साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं, तो काफ़ी उनका ये बूस्ट करता है, मोरल काफ़ी बूस्ट करता है। और एक चीज़ तो मैं
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में यही कहूंगा कि देखिए, जहाँ जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये बनना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आईएएस बन सकता हूँ तो हर कोई आईएएस बन सकता है। बस बिल्कुल। जरूरी है कि आपकी उस जगह पे चाह होनी चाहिए। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें जॉब पर्सन भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, लेकिन कंफ्यूजन इस पॉइंट पे रहता है कि शुरू में क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में क्या हमें कोचिंग्स ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो इस पॉइंट पे आपका सजेशन क्या है? देखिए, कोचिंग ऑब्वियसली दिल्ली जैसे जगह पे, और आजकल तो कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो काफी सारा ऑनलाइन हो चुका है, तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी की कमी नहीं है कोचिंग को लेकर। कोचिंग ऑब्वियसली आपके प्रिपरेशन में एक तरीके से हेल्प करती है कि जो चीजें आपको जीरो से, स्क्रैच से आपको स्टार्ट करनी है, तो आपको एटलीस्ट ब्रीफ आइडिया वहां से मिल जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती, वो कोचिंग में आपको हेल्प कर देता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कितना करते हैं। आपके सेल्फ पे सब कुछ डिपेंड है। कोई कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका कितना डेडिकेशन है उस चीज को पढ़ने में, और आप कितनी चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये आपको काफी फायदेमंद होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टूडेंट के अंदर जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, वो जानता तो है कि आईएएस की ट्रेनिंग लवासना मसूरी में होती है, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर परसेप्शन रहते हैं। वो सपने देखता है, सोचता है कि क्या वहां होता होगा, हम जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे युवाओं को? देखिए, लबासना एक इंडिया की एक प्रीमियर एकेडमी है, और कई सालों से अपना ऑरा कायम करके रखा है, और मैं सोचता हूँ कि आगे भी बहुत सालों तक वही एकेडमी अपनी प्रीमियरशिप कंटिन्यू रखेगी। और बहुत सारे इंडिया के 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका ड्रीम है कि वो लबासना पहुंचे। और एक अच्छी बात यह है कि अभी के सारे फाउंडेशन कोर्स के जितने भी सर्विसेज में आप सिलेक्ट होंगे, सभी का फाउंडेशन कोर्स लबासना होना है। तो हर जो सर्विसेज में यूपीएससी में जो सिलेक्ट होगा उनका सबका लबासना में होगा। अब मेरा लबासना का सफर ये था कि मैंने अपने लाइफ में कभी लबासना गया ही नहीं। बहुत सारे चांस आए ऐसे भी कि दोस्त जब सिलेक्ट हुआ था उनके साथ जाने का मौका मिल सकता था, बट मैंने सोचा था कि नहीं, जब मैं सिलेक्ट हुआ मैं तभी जाऊंगा। तो लबासना एक अपने आप में एक अलग दुनिया है। मसूरियों के वादियों में एकदम अच्छे जगह पे बसा हुआ एक एकेडमी। आपको हर तरीके की फील होती है। इंडिया के टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स को साथ आपका वहाँ पे परिचय होता है, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आप वो जब वहाँ पे कोर्सेज के आते हैं तो उनको इंटरेक्शन का मौका दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लबासना आपके पर्सनैलिटी पे काम करती है। पर्सनैलिटी पे कैसे काम करती है? जैसे कि आपकी मॉर्निंग की एक्टिविटी है, मॉर्निंग में पीटी होती है 6:30 पे, तो आपकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ में टाइम पंक्चुअलिटी होती है कि आपको इसी टाइम में हर चीज करनी होती है। एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिससे कोऑर्डिनेशन की चीजें आपको सीखने मिलती है। उसी के साथ में लीडरशिप क्वालिटी, आपको बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, उसका ग्रुप लीडर बना दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बिल्ड की जाती है। तो एक तरीके से ओवरऑल एक पैकेज एक आदमी में कैसे होना चाहिए, ये इस चीज को ग्रूम करने का काम लबासना करते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि एक जैसे बच्चों के अंदर ये रहता है कि आईएएस के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें वहाँ डेवलप की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट अभी उस फेज में, तैयारी के फेज में है, अगर इन चीजों पे अभी से वर्क करते हैं तो नो डाउट आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी इसी के साथ में ये भी होता है कि जब आप एक कोई पोस्ट पे जाते हैं, जी तो आपको लगता है कि लबासना जब ट्रेनिंग दे रहा है तो इस चीज का क्या फायदा है। जब आप एक्चुअल पोस्ट पे जाते हैं तो ये सब चीजें आपको तभी काम आती है। जैसे कि आप कोई मीटिंग हैंडल कर रहे हैं, मीटिंग में हजारों, 100,000 जितने भी जिस तरीके की मीटिंग है, उस तरीके में आपको वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, गुड ओरेटरी स्किल चाहिए, एक कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप आपका मैसेज अच्छे तरीके से पबलिक तक पहुंचा यानी सके। इसका मेनली यूज जो होता है जब आप फील्ड वर्क में जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकली यूज जी होता है। बिल्कुल। जी। इसी कड़ी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट में आप आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, झारखंड में पोस्टेड हैं।
तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रैक्टिकली? जैसे डेली जो लाइफ है वहाँ की एज ए ऑफिसर, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगे उस वहाँ तक जाएंगे जहाँ आज आप हैं, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। तो कैसे आप इन चीज़ों के साथ डील करते हैं और डेली बेस पे क्या चैलेंजेस होते हैं सर्विस में? देखिए, एक ऑफिसर्स होने के नाते कोई भी स्टेट हो, उसका एक अलग अलग अपने फीचर्स हैं। जैसे कि झारखंड है, जिसको हिडन ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि अभी तक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। और झारखंड के जितने भी लोग हैं, जान मतलब वो काफी सिंपल है। जी। ठीक है, तो मेनली ट्राइबल स्टेट है, वहाँ पे एकदम सिंपल लोग हैं और एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है कि डेवलपमेंट के इसमें आप क्या कर सकते हैं कुछ अच्छे तरीके से। और आईएएस एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको प्रोडक्ट इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपको प्रोसेस इंजीनियरिंग करनी प्रोसेस है। इंजीनियरिंग तो बिल्कुल। एक प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ चीजें आपको डिलीवर करना है। एक तो पब्लिक सर्विस की डिलीवरी करनी है, या तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें अच्छे से बेनिफिट लोगों तक पहुंचाने हैं। तो उसकी प्रोसेस कितनी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आपको उस चीज पे वर्क करना है। और चैलेंजेस तो हर जगह पे आते हैं। आईएएस का रोल ही वही है कि जो चैलेंजेस आते हैं उसको अच्छे से डील किया जाए, उसका अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट दिया जाए। जैसे कि मेनली ये होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर में अलग अलग तरीके के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। किस चीज की वजह से फसाद हो रहा है, किस चीज की वजह से दंगा हो रहा है, ये आपको एनालाइज करना होता है। एक्चुअल में डिसकंटेंट क्या है, उसको आपको डील करना होता है। और लोगों में ये भरोसा दिलाना होता है कि नहीं, गवर्नमेंट आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। जी। ये चैलेंजेस आपको उस चीज का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के आपको फेस करने हैं। या तो डिजास्टर होता है, जैसे कि अभी कोरोना का सिचुएशन है, डिजास्टर में तो आप एज अ लीडर कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करते हैं, कैसे एक्टिव केसेस कम रखते हैं, किस तरीके से आप डेथ कम कर सकते हैं, ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो हर जगह पे आपको हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है। तो उसके लिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको, वो आपकी प्रिपरेशन के दौरान ही आपको वो सब कुछ चीजें मिल जाएगी, सीखने ये हो जाएगा। उसके बाद आपको लबासना की ट्रेनिंग मिलेगी। ये सब का नॉलेज आपको अप्लाई करना होता है कि आपके जो आप जब सर्विस जी, करते जी, हैं उस जी, वक्त। जी। आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि यूपीएससी में जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें करंट का वेटेज बहुत बड़ा है। ठीक है? तो स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रिसोर्सेज को लेके, कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें। बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, उसके अलावा ऑफलाइन में बहुत सारी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। तो स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं। तो इस चीज को आपने कैसे डील किया? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मोटो है, उनका कहना है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम। वैसे ही मैं ये कहूंगा, क्या लिमिटेड सोर्सेस मैक्सिमम आउटपुट। तो आप लिमिटेड सोर्सेस ही रखिए, लिमिटेड चीजें पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, उसका आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि करंट अफेयर्स के इसमें कोई मैगजीन स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, बट वो ये भूल जाते हैं कि वो मैगजीन का जो सोर्स है वो कहाँ से है। आप वो सोर्स अगर पढ़ लोगे तो आपको मैगजीन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट का नॉलेज चाहिए, करंट अफेयर्स की न्यूज चाहिए, तो पीआईबी की वेबसाइट है जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, वो है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आपका सिर्फ यूपीएससी के रिलेटेड नहीं, बाकी की नॉलेज एनहेंसमेंट होती है, तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होती है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी जरूरी है। जी। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान एक बात पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस की अलग है, इंटरव्यू की अलग है, और मैंने देखा भी है, आपने भी देखा होगा कि वो अलग-अलग प्रिपरेशन करते हैं। जबकि मुझको लगता है कि प्री मेंस इंटरव्यू कहीं न कहीं इंटीग्रेटेड वे में एक ही है। तो उस चीज़ पे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपकी आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रही थी यूपीएससी एग्जाम के लिए? उस पे कुछ बताएं आप। देखिए, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, नो डाउट तीनों भी अलग अलग तरीके के हैं। प्री का एक अलग अपना ये है जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में आपको होलिस्टिकली आंसर लिखना होता है, और इंटरव्यू में आपको ओपिनियन बेस्ड आपके आंसर होने चाहिए। बट मैं अपने भी प्रिपरेशन में, और नासिर भाई आपसे भी मैं सहमत हूँ कि इंटीग्रेटेड वे में अगर पढ़ाई करनी है तो यूपीएससी एक एग्जामिनेशन की तरह देखना है। एक ही एग्जामिनेशन, भले ही 3 पार्ट हो, उसको एक ही एग्जामिनेशन की तरह देखिए और इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट,
तो उसका काफी हेल्प होता है। जैसे कि प्रीलिम्स की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी हेल्प करता है, और प्रीलिम्स और मेंस के दोनों का प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है। तो अलग अलग तरीके से नहीं देखते हुए उसको एकदम इंटीग्रेटेड वे में अगर देखते हैं तो उसमें प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प हो जाती है। जी। अब तो आप आईएएस बन चुके हैं, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपने लाइफ में हासिल की है। तो आपके इस आईएएस बनने में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, नेशन सभी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि मेहनत तो आपने की है, लेकिन इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। आपका आगे विजन क्या है? आप अपने नेशन को, सोसाइटी को, फैमिली को कैसे लौटाएंगे, किस वे में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आपको एक तो आईएएस के सामने एक विजन लेकर चल पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी तो अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया में जो सोशल डेवलपमेंट के दो जो पिलर है जिस पे अच्छे से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम कंसिस्टेंटली फेस करते, कंसिस्टेंटली उस पर बात करते। दो पिलर ये है, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है। ये आपके बेसिस है डेवलपमेंट के, और ये ही चेंज ला सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन, अगर आप देखिए, किसी को लिटरेट बनाना हमारा एम नहीं होना चाहिए। इंडिया की लिटरेसी रेट तो ग्रो हो रही है, बट लिटरेट बना के फायदा नहीं है, हमको एजुकेटेड बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी मैं इनिशिएटिव लूँ, उससे मैं लोगों को, बच्चों को लिटरेट ना बनाऊं, उनको एजुकेटेड बनाऊं। और हेल्थ है जो कि आपकी लाइफ की ये करती है। और हमने तो हेल्थ वाला सेक्टर देख ही लिया कि कोरोना के सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। तो ऐसे चीजों को डील करने के लिए जो हमारा ये होगा हेल्थ सेक्टर, उसको मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे इन दोनों चीजों पे मैं काम करूँ अपने फ्यूचर। जी। ये आखिरी सवाल है आपसे। सवाल क्या है कि युवाओं को, जो यूथ है अभी, चाहे वो आईएएस के फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो या किसी भी फील्ड में कर रहा हो, जो स्ट्रगलिंग फेज में है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भले ही कंपटीशन का दौर है, आईएएस की 180 पोस्ट हर साल आती है, और सिविल सर्विसेज के 900,000 की पोस्ट आती है, 10 लाख स्टूडेंट उसमें अपीयर होते हैं। ये सिर्फ यूपीएससी की कंपटीशन की बात नहीं है, हर कंपटीशन की बात है। पर चीजें ये है कि हाँ, फेलियर आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। सक्सेस तो मिलता ही है, सक्सेस को नो डाउट हर कोई अप्रिशिएट करता है, पर फेलियर ये आपका लाइफ का पार्ट है। इसको सोच के आपकी क्या गलती हुई, इसको रियलाइज करके, एनालाइज करके आप आगे बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, भले कोई भी कंपटीशन हो, भले कोई भी चैलेंजेस हो। जी जी जी। रियाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो मैं पूरे ऑडियंस की तरफ से और अपने तरफ से आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी शुक्रिया नासिर भाई, आपने आपके चैनल पे बुलाया और सब्सक्राइबर्स के साथ रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम के हीरो थे सैयद रियाज। ऐसे और भी हमारे सोसाइटी के जो रियल हीरोज हैं, उनकी कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द ओरियन के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।